दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कंक्रीट कास्टिंग के बाद क्यों क्रैक्स देखने को मिलते हैं। कंक्रीट कास्टिंग का मतलब होता है कंक्रीट से कोई चीज़ तैयार करना, जिसको इंजीनियरिंग में कास्टिंग कहा जाता है। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, आइए जानते हैं व्हाई क्रैक्स अपीयर जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंक्रीट कास्टिंग। कंक्रीट कास्टिंग के बाद क्रैक्स देखने को क्यों मिलते हैं स्लैब पर या बिल्डिंग के किसी भी पार्ट पर। There are many reasons which cause cracks in concrete after the completion of concrete casting. Concrete casting के बाद क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न है पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है वो सही नहीं थी। ठीक है, इफ़ वी compromise with the quality of concrete then there will be more chances of crack development. अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के साथ तो वहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं क्रैक डेवलपमेंट के। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर होता है अगर हम लापरवाही बरतेंगे, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम कंक्रीट जैसा बन रहा है वैसा बना रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं स्लैब में या किसी भी कॉलम में, बीम में, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी के साथ तो क्रैक डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बावजूद जो इसकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो भी कम होगी। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी लेस, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की है वो भी लेस होगी, वो भी कम होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ़ वी हैव अ स्टील रॉड। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। इफ़ वी हैव अ स्टील रॉड द टेंसाइल, ये मैंने यहाँ पर स्टील रॉड बनाया हुआ है, ये भी मैंने एक स्टील रॉड बनाया हुआ है। द टेंसाइल लोड इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी टेंसाइल लोड है, यानी कि इस रॉड को ऊपर की ओर खींच रहा है, यहाँ से नीचे की ओर खींच रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मशीन है, इसमें हमने रॉड को यहाँ फंसाया हुआ है, यहाँ फंसाया हुआ है। ये मशीन इसको ऊपर की ओर खींच रही है और नीचे की ओर खींच रही है इस रॉड को। ठीक है, द टेंसाइल लोड इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये टेंसाइल लोड है, ये टेंसाइल लोड है। द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द टेंसाइल लोड विल बी द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्ट कर रहा है इस लोड को, उस चीज़ को हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएंगे, इस ऑब्जेक्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होगी एक कंक्रीट की। अगर वाटर सीमेंट रेशियो इनकरेक्ट है तब भी क्रैक्स के चांसेस हैं। इट कैन ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ क्रैक डेवलपमेंट। इफ़ देयर इज़ इनएडिक्वेट कंक्रीट मिक्सिंग, अगर कंक्रीट मिक्सिंग काफ़ी नहीं हुई है, अच्छे से नहीं हुई है, और इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट हुआ है, यानी कि अच्छी तरीके से उन्होंने कंक्रीट उसमें नहीं डाला हुआ है स्लैब में, कॉलम में, बीम में, तो ये भी एक रीज़न है कंक्रीट में जो क्रैक्स आते हैं। देन इट कैन ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ क्रैक डेवलपमेंट। इनसफिशिएंट कंसोलिडेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट क्रैक डेवलपमेंट, जैसे वाइब्रेटर का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं होता है, या अगर जो हमारा मतलब ज़मीन है उसमें वो अच्छे से कंसोलिडेट नहीं हुई है, अच्छे से दबाई नहीं गई है, या अगर वाइब्रेटर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो क्रैक्स के चांसेस हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैन रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। अगर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को प्रॉपरली नहीं बनाया गया है, ये भी रीज़न है क्रैक्स का। एनी स्ट्रक्चर हैज़ इट इज पर्पस। कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं उसका अपना मकसद होता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, घर है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है,
जिम है या कोई भी बिल्डिंग है, उसका अपना मकसद है। डिज़ाइंस आर बेस्ड ऑन द डिज़ाइन लोड्स स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट गाइडलाइंस। जो डिज़ाइंस हैं, जो हम बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाते हैं, हॉस्पिटल्स के डिज़ाइन बनाते हैं, स्कूल के डिज़ाइन बनाते हैं, यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन बनाते हैं, वो डिपेंड करता है डिज़ाइन लोड पर, यानी इस पर कितना लोड आएगा, उसी लोड के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइंस की कैलकुलेशन करता है, लोड्स की कैलकुलेशन करता है कि इस पर कितना लाइव लोड आएगा, कितना डेड लोड आएगा, कितना स्नो लोड आएगा। तो ये सब देखकर, या विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, है ना, बहुत सारी चीज़ें देखकर, तो ये सब चीज़ देखकर वो डिज़ाइन करता है। देयर आर मैनी थिंग्स विच वी नीड टू नो बिफोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने से पहले, कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को जहन में लाना पड़ता है और उसके बाद डिज़ाइन को तैयार करना पड़ता है। फेलियर ऑफ ए स्ट्रक्चर कुड बी ड्यू टू द एक्सीड ऑफ द अप्लाइड लोड्स दैन द डिज़ाइन लोड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिज़ाइन लोड, मैं मिसाल के तौर पर लेता हूँ, हमने 2 मंजिल या 3 मंजिल बिल्डिंग के लिए 1000 किलोन्यूटन रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइन में हमने 1000 किलोन्यूटन रख दिया और वहाँ पर लोड 2000 किलोन्यूटन आ गया, तो ये भी एक फेलियर है। तो इससे भी क्रैक्स आएंगे, बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली कैलकुलेट करें कि मतलब अगर हमने 5 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 6 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, उसके लिए एक कॉम्पिटेंट यानी काबिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाना है। उसको कहना है कि अच्छे से डिज़ाइन बनाइए, डिज़ाइन लोड कैलकुलेशन कीजिए और हमें मजबूत स्ट्रक्चर बना कर दीजिए। तो इट मे बी ड्यू टू द एरर्स इन स्ट्रक्चरल डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चरल डिटेल्स में भी एरर हो सकता है अगर इनकम्पिटेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, यानी नाकाबिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, या अगर बिना स्ट्रक्चरल इंजीनियर के किसी ने खुद ही स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है और वहाँ पर बिल्डिंग बनाना शुरू किया है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर भाई हमारा खुद ही कहेगा कि मैं इतना लोहा इसमें लगेगा, इतने बीम्स का साइज़ ये रखेंगे, कॉलम्स का साइज़ ये रखेंगे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है फेलियर का, जिसकी वजह से बिल्डिंग फेल होगी। तो बिना स्ट्रक्चरल इंजीनियर के कोई भी बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। इट मे बी ड्यू टू द एरर्स ऑफ इन स्ट्रक्चरल डिटेल्स, एरर्स इन द डिज़ाइन, और डिज़ाइन में भी एरर हो सकते हैं। या अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बताया है कि आपको ये साइज़ कॉलम का रखना है, ये साइज़ बीम का रखना है, स्लैब की थिकनेस इतनी रखनी है, इतने डायमीटर का स्टील लाना है, ये इतना 32 mm लाना है, इतना 25 mm लाना है, इतना 16 mm लाना है, और अगर एक जिसका ये प्रोजेक्ट है, यानी कि ऑनर, अगर वो उसको लग रहा है कि बहुत महंगा हो रहा है और वो एक कॉन्ट्रैक्टर भाई के साथ बात कर रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्टर भाई कह रहा है कि मैं आपको कम पैसों में ये बिल्डिंग खड़ी करके दूंगा, तो वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही दिमाग लगा के कैलकुलेशन किया होता है लोड्स का, और उसके लोड्स को कैलकुलेट करने के बाद उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो कैलकुलेट करता है कि इसमें कितना कॉस्ट आएगा और इसमें कितना मतलब लोहे का कॉस्ट कितना आएगा, एक बिल्डिंग का कॉस्ट कितना आएगा, डायमीटर कितना हमने स्टील का रखना है, बीम का साइज़ कितना रखना है, कॉलम का साइज़ कितना रखना है, कितने कॉलम रखने हैं, कितनी बीम्स रखनी है, स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है, ये सब चीज़ वो आफ्टर डिज़ाइन कैलकुलेशन के बाद ही डिसाइड करता है और एक ऑनर को जिसका प्रोजेक्ट होता है उसको बताता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं क्रैक्स ड्यू टू एक्सीडेंटल ओवरलोड्स। क्रैक्स ड्यू टू एक्सीडेंटल ओवरलोड्स क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं,
every designer follow the proper guidelines in order to obtain the design loads or actual loads. जितने भी डिज़ाइनर हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जब वो किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसकी लोड कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बनाते समय. बट when construction is finished, most of the people start construction again without consultation of an engineer or designer. मिसाल के तौर पे एक हाउस ऑनर है, एक बिल्डिंग का ऑनर है, मालिक है, जिसने बिल्डिंग को बनाना है. पहले वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, एक डिज़ाइनर से कंसल्टेशन लेगा, उनसे बात करेगा. तो जब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट उनको पहली इस बिल्डिंग में मदद करेगा, उनको डिज़ाइन प्रोवाइड करेगा, तो उसके बाद जो ये हाउस ऑनर है, ये उसी डिज़ाइन को देख देख के दूसरी बिल्डिंग भी बना लेता है, या अपने यार दोस्तों को थोड़ा मशवरा देता है, ऐसे करना है, वैसे करना है. या जो कॉन्ट्रैक्टर भाई हमारे होते हैं, या जो शटरिंग कर रहे होते हैं, या मैसन्स होते हैं, वो भी आइडियाज़ लगाते हैं और बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं. तो ये रूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. तो ऐसा करने से बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं. हेंस the load will exceed than the design load, which will result the development of cracks. ये करने से क्या होता है, हमें ये पता नहीं चलता कि लोड इस पर कितना आने वाला है, और हमने इस बिल्डिंग को, जो हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, ये किस काबिल है, कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है. तो जब हम विदाउट कंसल्टेशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल्डिंग को बनाते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि ये बिल्डिंग कितना लोड बर्दाश्त करेगी और कहाँ कहाँ पर इसमें क्रैक्स आएंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. Sometimes the owners of building provide the wrong information to an engineer or designer in order to get the design in less cost, which also results failure. कभी कभी जो ये हाउस ऑनर्स होते हैं, बिल्डिंग्स के ऑनर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के पास जाते हैं और उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए. क्योंकि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पे करना होता है, तो वो एज़ पर डिज़ाइन, जैसा डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से पे करता है. तो जो ये हाउस ऑनर्स होते हैं, बिल्डिंग्स के ऑनर्स होते हैं, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनके ऑनर्स होते हैं, वो कभी कभी खुद भी गलती कर बैठते हैं. बिफोर द फेलियर it will provide the warning in the form of cracks, and if you have noticed it, then you should take an immediate action on the basis of degree of damage. फेलियर होने से पहले, बिल्डिंग फेल होने से पहले, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया होता है, बिल्डिंग बनाया होता है, घर बनाया होता है, ये फेल होने से पहले वो हमें थोड़ी वार्निंग देगा. वार्निंग किसकी सूरत में देगा? इन द शेप ऑफ क्रैक्स. हमें क्रैक्स जो क्रैक्स वहाँ पे डेवलप हुए होंगे वो नज़र आएंगे. तो हमें जल्दी से जल्दी वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए. तो अब हम जानते हैं क्रैकिंग ड्यू टू क्रीप इफेक्ट. क्रैकिंग ड्यू टू क्रीप इफेक्ट क्या होता है? When concrete subject to compressive stresses, it deforms instantaneously. डिफॉर्म का मतलब होता है शेप चेंज होना. यहाँ पर हम क्रीप समझते हैं. पहले क्रीप क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आप देख सकते हो क्रीप. व्हाट्स क्रीप?
Before we know about creep, we must know what is elastic deformation and plastic deformation. creep को जानने से पहले हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए. इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बीम है, इस बीम के ऊपर लोड आया, ठीक है ना, इसका शेप चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ, ठीक है. तो जब हमने लेकिन लोड को रिमूव किया, वहाँ से उठाया, तो इसका जो ओरिजिनल शेप है वो सेम टू सेम जैसे पहले था वैसे ही आया. ओके, तो ये लोड को रिमूव करने के बाद है, ठीक है. ये लोड के साथ है, जब लोड इस पे था तो शेप इसका चेंज हुआ था, जब हमने लोड रिमूव किया तो फिर ये ओरिजिनल शेप में आ गया. इसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं. और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये सेम यही बीम है, इस पर हमने लोड रखा, फिर और लोड रखा, ठीक है. फिर जब हमने लोड को रिमूव किया, लोड को रिमूव करने के बाद ये सेम इसी शेप में रहा, इसका शेप दोबारा अपनी शेप में नहीं आया, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, ओरिजिनल शेप में नहीं आया, तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन ए बीम द डिफॉर्मेशन ऑकर्स इन द बीम, बट व्हेन वी रिमूव द लोड द बीम गेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अगेन. यहाँ पर लिखा है व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बीम द डिफॉर्मेशन ऑकर्स बट द बीम विल नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप. तो हम आगे बढ़ते हैं. अब क्रीप हम यहाँ पर समझते हैं. इट हैपन्स टू कंक्रीट व्हेन लोड इज अप्लाइड फॉर लॉन्ग टाइम. जब बहुत देर इस पर लोड रहता है इस कंक्रीट पर, तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसमें चेंजिंग्स आनी शुरू होती हैं. तो डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड, यानी बहुत देर तक जब इस फॉर एग्जांपल कॉलम है या ब्रिज की एग्जांपल लेते हैं हम. एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर लोड आ गया, ब्रिज के कॉलम के ऊपर, क्योंकि ब्रिज के ऊपर गाड़ियाँ चलती रहती हैं. एक तो गाड़ियों का लोड जो होता है वो लाइव लोड होता है, और जो अपना लोड उसके ऊपर स्ट्रक्चर का है, डेक का या बाकी गर्डर्स का, बीम्स का, तो वो हमारे पास डेड लोड है. तो ये दोनों लोड कॉलम्स पे आते हैं, तो उसमें भी टाइम के साथ साथ चेंजिंग्स यानी डिफॉर्मेशंस आना शुरू होते हैं. तो डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड. व्हेन लॉन्ग टर्म प्रेशर एंड स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन कंक्रीट इट कैन चेंज द शेप ऑफ कंक्रीट. जब बहुत देर तक प्रेशर और स्ट्रेस, दबाव कंक्रीट के ऊपर रहेगा, इसमें इसकी शेप में चेंजिंग्स आना शुरू होंगी. तो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्रिज का एग्जांपल. इन ब्रिज वी कैन सी concrete columns are the compression members, and due to long term load on them the deformation occurs, but it can be seen after long time. लेकिन हम इसको बहुत देर के बाद देख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या चीज़? स्ट्रेस के बारे में जानते हैं. स्ट्रेस होता है अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एरिया, उस एरिया पे, ठीक है. व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स ए रेजिस्टिंग फोर्स इज सेट अप विद इन द मटेरियल. द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. जब एक मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, उसमें रेजिस्टिंग फोर्स आ जाता है, जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं. अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को जानते हैं. स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा एल डिवाइड बाय एल. यहाँ हम इसकी जो ओरिजिनल डिफिनीशन है वो है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर फोर्स एफ यानी लोड आ रहा है, फोर्स आ रहा है, इसका ये ओरिजिनल लेंथ है एल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें डिफॉर्मेशन आया, इतना ये कम हो गया, ठीक है. तो मैंने वो डेल्टा एल लिखा, इतनी इसमें चेंजिंग्स आ गई, तो हम लिखेंगे डेल्टा एल यानी जो चेंज इन लेंथ हो गया
डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी इस ओरिजिनल लेंथ में से इतना ये चेंज हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेन है। यहाँ पर अब हम जानते हैं क्रैकिंग ड्यू टू क्रीप इफेक्ट क्या होता है। व्हेन कंक्रीट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इट डिफॉर्म्स इंस्टेंटेनियसली। फॉर एग्जांपल बीम का एग्जांपल लेंगे हम। एक बीम है, बीम के ऊपर लोड आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा टाइम के साथ साथ, इसमें इसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। When the loading on concrete is maintained for a longer duration, concrete goes additional deformation even without increasing the load. अगर हम फॉर एग्जांपल बीम के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं भी डालेंगे, एक्स्ट्रा लोड नहीं भी डालेंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें डिफॉर्मेशन शुरू होगा, डिफॉर्मेशन आना शुरू होगा। द टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन इज़ टर्म्ड एज द क्रीप। जो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है उसको हम क्रीप कहते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ। जैसे कि मैंने ब्रिज का एग्जांपल दिया, जो ब्रिज में कॉलम्स होते हैं, ऊपर उसके डेक होता है, ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, लाइव लोड है वो, और डेक जो है वो डेड लोड है। तो जो कॉलम है उसमें जो कंप्रेसिव फोर्स ऊपर से आ रहा है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसमें चेंजिंग्स लाता है। तो इन अदर वर्ड्स क्रीप इज़ द टाइम डिपेंडेंट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन इन ए सॉलिड बॉडी अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस और कंट्रोल्ड स्ट्रेस। अगर हम दूसरे वर्ड्स में जाने, जो क्रीप है वो टाइम डिपेंडेंट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन क्या होता है? जो एक ओरिजिनल लेंथ होती है, उस ओरिजिनल लेंथ में जब थोड़ी लेंथ चेंज हो जाती है, या ओरिजिनल डायमेंशन में जब थोड़ा डायमेंशन चेंज हो जाता है, यानी कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। यानी उसमें चेंजिंग्स आती है टाइम के साथ साथ, तो उसको हम यहाँ पर क्रीप कहेंगे। Deformation of the structure element under sustainable load is known as the creep। यानी जब कोई भी स्ट्रक्चर, मैं जो बता रहा था, टाइम के साथ साथ चेंज होता है, यानी जब उस पर लोड होता है, अगर उस लोड को हम मतलब बढ़ाए भी ना, अगर वो चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन टाइम के साथ साथ उसको क्रीप कहा जाता है। विच जनरेट्स एक्सेसिव स्ट्रेस, उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस उसमें आ जाता है ड्यू टू द डिफॉर्मेशंस की वजह से। द इंक्रीज इन स्ट्रेस कॉजेज द क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट, और जो स्ट्रेस उसके अंदर दबाव बना रहता है उसमें आ जाता है, उसको हम उसकी वजह से भी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। दोस्तों, फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज द मेन कॉजेज ऑफ क्रीप। ये जो नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं, ये मेन काजेज़ हैं क्रीप के। पहला है लेवल ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जो ऊपर से आ रहा है वो कितना है, उसका लेवल कितना है। ड्यूरेशन ऑफ द लोडिंग, यानी कितने टाइम तक लोडिंग इस पर आई हुई है या आ रही है, कितने टाइम से आ रही है। टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी कैसा स्ट्रेस इस पर आ रहा है, एक्सियल आ रहा है, टॉर्जनल आ रहा है, फ्लैजुरल आ रहा है, या कोई और आ रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो कैसा है। इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट्स भी इसमें डिपेंड करते हैं। क्यूरिंग कंडीशन, यानी पानी सही से दिया है नहीं दिया है। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है। बाइंड कंपोजिशन भी डिपेंड करता है। केमिकल एडमिक्सचर्स जो हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में, वो भी डिपेंड करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्रैकिंग ड्यू टू डिज़ाइन लोड्स, क्रैकिंग ड्यू टू डिज़ाइन लोड्स, डिज़ाइन लोड्स की वजह से भी क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स ड्यू टू द डिज़ाइन लोड्स कैन कंसिडर एज स्ट्रक्चरल क्रैक्स। जो भी क्रैक्स डिज़ाइन लोड्स की वजह से आ जाते हैं उनको स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहा जाता है। एंड दे कैन बी अवॉइडेड एट द डिज़ाइन फेज इफ़ अटेंडेड ऑन द डिज़ाइन करेक्टली। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो उस वक्त हमारा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, वो वहाँ पर होना चाहिए।
रेनफोर्समेंट के दौरान, कॉलम्स को डिज़ाइन करने के दौरान, बीम्स को डिज़ाइन करने के दौरान, स्लैब्स को कास्ट करने के दौरान, ताकि अगर कोई मिस्टेक हुआ है डिज़ाइन में या हमारे वहाँ पे जो स्टील फिक्सर्स होते हैं उनकी वजह से कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने डिज़ाइन दिया है उसके हिसाब से बन रहा है, नहीं बन रहा है, अगर ये पहले ही अटेंड किए जाएंगे तो क्रैक्स आने के चांसेस बहुत कम है। तो estimation of design loads shall be done correctly in order to have a safe and economical structure। estimation यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जब वो डिज़ाइन कर रहा होता है, लोड्स को कैलकुलेट कर रहा होता है, तो उसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग किस रिलेटेड है, मतलब उस बिल्डिंग में क्या मतलब कितना लोड आने वाला होता है, लाइव लोड कितना आने वाला होता है, उसमें कौन कौन सी मशीन्स आ रही होती हैं, लोड कितना उसमें डेड लोड रहेगा, ये सब कैलकुलेट करने के बाद अगर हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है तो क्रैक्स के चांसेस बहुत कम है। लोड स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड शैल बी कंसिडर्ड एज टिपिकल एंड द डिज़ाइनर शैल डिसाइड वेरीफाई द रिक्वायरमेंट्स एंड सेलेक्ट द सूटेबल डिज़ाइन लोड्स। व्हेन द लोड्स आर एक्सीडेड क्रैक्स विल अपीयर ऑन द सरफेस। जब भी लोड्स एक्सीड होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ाइनर ने कहा है कि इस पर इतना हम लोड डाल सकते हैं इस बिल्डिंग पर, तो इस पर हम इतने मंजिल हम ये बिल्डिंग बना सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हमने मंजिल ऊपर बनाए और अगर लोड्स भी एक्स्ट्रा किए एक्सीड हो गए तो उसकी वजह से भी क्रैक्स बिल्डिंग में आने शुरू होंगे। तो necessary action shall be taken at the time it is visible observed to rectified by following the correct procedures। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी बिल्डिंग में क्रैक्स देखे, अगर उनको इनिशियल स्टेज में ही फिनिश किया जाएगा, अगर उनको हमने रेक्टिफाई किया, अगर उनको हमने वहाँ पे ही ठीक किया तो आगे मतलब और भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। Higher action shall be made by designers to avoid such errors in the designs। The following table indicates the type of structural cracks that can be observed in different structural elements। नीचे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कैसे कैसे क्रैक्स आ जाते हैं, किस टाइप्स के क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे बीम है, बीम में फ्लेजरल क्रैक्स आ जाते हैं, शेयर फ्लेजर क्रैक्स आ जाते हैं, टॉरिजनल क्रैक्स आते हैं, बॉन्ड स्लिप क्रैक्स आते हैं, डिस्टर्बेंस क्रैक्स आते हैं, टेंशन क्रैक्स आते हैं। हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये क्रैक्स किस टाइप के होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है और ये क्यों आते हैं। कॉलम में हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आते हैं, डायगोनल क्रैक्स आते हैं, कोरोजन या बॉन्ड क्रैक्स आते हैं, स्लैब में फ्लेजरल क्रैक्स आते हैं, टॉप फ्लेजर क्रैक्स आते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। तो हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्रैक एंड स्केल ऑफ क्रैकिंग। जो स्केल ऑफ क्रैकिंग है वो डेप्थ में देखी जा सकती है और विड्थ में देखी जा सकती है। कॉज ऑफ क्रैक, प्लास्टिक श्रिंकेज को हम सरफेस पे देखते हैं, जो स्लैब का सरफेस होता है। ड्राइंग श्रिंकेज शैलो होता है, थोड़ा खुला होता है। थर्मल क्रैक्स जो होते हैं वो पार्शियल डेप्थ होती है उनकी। ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड फुल डेप्थ में होते हैं। स्ट्रक्चरल वाइड होते हैं। सेटलमेंट से जो क्रैक्स आते हैं वो हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं। तो रॉन्ग स्पेसिंग बिटवीन स्टील बार्स, जब रॉन्ग स्पेसिंग स्टील बार्स के बीच में होती है इसकी वजह से भी क्रैक्स डेवलप होते हैं। When the spacing between main bars and distribution bars is greater than the designated spacing, then cracks may develop। जो कोड्स के मुताबिक स्पेसिंग दी होती है, अगर हम उसके मुताबिक स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स और मेन बार्स में नहीं रखेंगे तो क्रैक्स के चांसेस होते हैं। इनसफिशेंट कंक्रीट कवर, इफ़ देयर इज़ इनसफिशेंट कंक्रीट कवर then there will be chloride attack and which would cause corrosion and which would lead cracking of concrete along steel bars। जो हम स्टील बार्स के नीचे कंक्रीट कवर देते हैं, रखते हैं, स्लैब्स में, कॉलम में, बीम्स में, फाउंडेशन में, अगर इनसफिशेंट
कंक्रीट कवर होगा, अगर काफ़ी कंक्रीट कवर नहीं होगा तो उसमें कोरोजन हो जाएगा, क्लोराइड अटैक हो जाएगा और उसकी वजह से भी कंक्रीट में क्रैक्स आने शुरू होंगे। इम्प्रॉपर क्यूरिंग का मतलब होता है पानी देना। जब कंक्रीट कास्टिंग हम फिनिश करते हैं उसके बाद हम पानी देना शुरू करते हैं अगले रोज से। इम्प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट मे कॉज कंक्रीट श्रिंकेज। कंक्रीट श्रिंक होना शुरू होगा अगर हम इम्प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे, अगर हम अच्छे से क्यूरिंग नहीं करेंगे, सुबह पानी देंगे और फिर शाम तक नहीं देंगे अगर ज़्यादा गर्मी है। मोरओवर इट कुड रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इससे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी रिड्यूस होगी। द क्रैक्स ड्यू टू इम्प्रॉपर क्यूरिंग कैन बी शैलो फाइन क्रैक्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब भी हम प्रॉपरली क्यूरिंग नहीं करते हैं कंक्रीट को तो उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। लार्ज स्लैब स्पैन, जिस स्लैब का स्पैन लार्ज हो, when the span of the slab is longer than that of applicable standards, यानी जो स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से हम स्लैब्स का स्पैन रखते हैं, अगर वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बनाया होगा, then the development of cracks, especially flagellal cracks may occur, इसमें flagellal cracks आएंगे। Errors in formwork placement, जब भी हम शटरिंग करते हैं, फॉर्मवर्क करते हैं, improper installation of formworkers could also be one of the reasons for crack development in RCC slab। जब भी हम RCC slab के लिए शटरिंग तैयार करते हैं, शटरिंग लगा रहे होते हैं, अगर हमने वो इम्प्रॉपर तरीके से फिक्स किया तो उसकी वजह से भी क्रैक्स होने शुरू होते हैं। Wrong material selection, the selection of right concrete constituent such as aggregate is essential in reducing the risk of crack initiation in the reinforced concrete slab. The use of alkali aggregate in concrete can cause the development of cracks। जब हम रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट्स करते हैं, स्पेशली एग्रीगेट्स की बात की गई है, जब हम एग्रीगेट्स जिनमें अल्कली प्रेजेंट होगा, अल्कली एग्रीगेट्स हम यूज़ करेंगे, या कोई भी कंटेमिनेटेड एग्रीगेट्स को हम किसी भी कंटेमिनेटेड एग्रीगेट को हम यूज़ करेंगे स्लैब में। एग्रीगेट होता है जिसको हम कश्मीरी में बाजरी कहते हैं, ठीक है ना, कंकर छोटे छोटे। तो जब भी हम फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स का मिक्स करते हैं सीमेंट और सैंड के साथ, तो अगर वो कंटेमिनेटेड होंगे, अल्कली वाले होंगे, तो क्रैक्स के चांसेस होते हैं। सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशंस, सल्फेट अटैक्स occur when the reinforced concrete slab is constructed in harsh environmental conditions like coastal areas. The pattern of cracks due to a sulfate attack can be observed। इस टाइप का सल्फेट अटैक जब होता है तो इस टाइप की क्रैक्स आ जाते हैं। सल्फेट अटैक हो जाता है जब रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब को कंस्ट्रक्ट किया जाता है हैश एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जैसे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो पैटर्न ऑफ क्रैक्स है इस टाइप का होता है।